ने उठा के भेजा, तो फिर बीजेपी बाकी चीजें भी प्लान करती ना। इसमें थोड़े गट्स भी होने चाहिए कि भाई वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, हम क्यों जवाब दें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से, ये बड़े छोटे लेवल की बात है। यहाँ सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे नौजवानों को पता है कब किसने काम लाया, किसने कौन सी मेहनत की, और ढकी छुपी बात नहीं है। चेयरपर्सन का अपना एक रोल है, एमएलए का अपना रोल है, इसलिए आप बाईपास डीडीसी को नहीं कर सकते हो जब तक काउंसिल है। वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास वही है तो मुझे कोई आके बताए। लोग जो है बेस्ट जज हैं, लोगों को मालूम है। कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा होता है जो आपको सच्ची बात कहते हैं। देखिए, झूठ बोलने से आप अगर 10 वोट आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आप अपने ज़मीर को क्या जवाब दोगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमेशा ही आपने देखा होगा कि हम किसी स्पेशल गेस्ट को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, फिर मसले व मसाइल पे बात करते हैं। आपको पता ही होगा डीडीसीज, क्योंकि एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पे लास्ट टाइम जब ये 370 यहाँ से हटा था, एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम को यहाँ पे एम्पावर किया गया, विच इज़ गोइंग टू एंड इन जनवरी नाउ। क्योंकि आपको पता ही होगा अभी रिसेंटली जब लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शंस हुए, इनकी थोड़ी सी रिलेवेंस कम दिखाई दे रही है। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे। एक तो डीडीसीज ने क्या किया, लोकल गवर्नेंस को इन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से लोगों को एम्पावर किया। डायरेक्टली आइए लिए चलते हैं सफीना बेग जी के पास। पहले तो आपका खैर मकदम। शुक्रिया। अस्सलाम। पहले तो ये बताइए कि हु इज सफीना बेग। देखिए, एज ए पॉलिटिशियन, या आई हैड सो मेनी रोल्स, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज समवन जिसकी अपनी एक पहचान है। हाउ यू केम इनटू द पॉलिटिक्स? जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स तो मेरा कोई पहले पैशन नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आई वाज इन माई स्कूल, तो तब मेरा शौक था कि मैं मेडिसिन में जाऊं, बट मेडिसिन का नहीं हुआ। लेटर ऑन फिर डिफरेंट कोर्सेज में मेरी एडमिशन हुई, लेकिन फिर मैं लॉ में गई, क्योंकि बेग साहब और हम एक ही फैमिली से हैं, तो थोड़ा इंस्पायर रही कि बचपन से ही तो सुनते रहते हैं ना कहानियाँ, कोई फैमिली में कोई ऐसा हो तो कहानियाँ सुनते रहते हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन था। और उसके बाद मैंने लॉ किया। लॉ के बाद मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी देर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली तो थी ही, तो डायरेक्टली 2018 में आई, जब मैंने पीटीपी में एज स्टेट प्रेसिडेंट के ओहदे पे काम किया। उसके बाद फिर यहाँ पर इलेक्शंस जो लास्ट टाइम हुआ था 2019 में, मैं संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी की इंचार्ज रही, क्योंकि बशारत साहब एनसी में चले गए थे, तो वो सिलसिला चलता रहा कैंपेन का, लोगों के साथ ये सब करना। लेकिन जो अपना इलेक्शन जो मुझे लड़ना पड़ा, डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना पड़ा, वो मुझे एज ए डीडीसी मैंने लड़ा, एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वागुरा से, ब्लॉक वागुरा से। और वो इलेक्शन लड़ने के बाद जो है मैं डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन बन गई, अपने साथियों की हेल्प से। जो मेरे कोलीग्स हैं डीडीसीज, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद जो है 5वां साल हमारा मुकम्मल होने वाला है एज चेयरपर्सन इस डिस्ट्रिक्ट। सो यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर टेन्योर नाउ इन जनवरी। 5 साल कैसे रहे आपके एज डीडीसी चेयरपर्सन, और एज डीडीसी भी आपको अपने हल्के में काम करना पड़ा, तो हाउ वेयर दीज 5 years? मैं बताऊं आपको, मुझे इससे पहले भी कहा गया था कि आप इलेक्शन लड़िए जब हम पीटीपी में थे, तो तब इंटरेस्टेड थे मुफ्ती साहब माहबूबा जी में, जी बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैंने वहाँ किया था कंपेन बेग साहब के इलेक्शन में उड़ी में, तो वहाँ से चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। और उसके बाद भी मुझे मौके मिले 1-2 बार। जाहिर सी बात है, बेग साहब ने उस जमात को बनाया था, हम सबकी उसमें कंट्रीब्यूशन थी, उस जमात को बनाने में सब लोगों की थी, तो एक अपना सा माहौल था, तो कर भी सकते थे। लेकिन तब मैंने माना नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। एक बार मुझे बुला के कहा गया, जब बेग साहब को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजा गया, तो मुझे इस बात का दुख था कि बेग साहब यहाँ स्टेट लेवल पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे बेनिस्बत पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में 545 मेंबर हैं और हमारे 2 या 3 मेंबर हैं। माहबूबा जी प्रेसिडेंट है पार्टी की, एक तो उनको मौका मिलेगा 10 मिनट बोलने का मिलेगा, तो माहबूबा जी को ही मिलेगा, बेग साहब को तो नहीं मिलेगा। दूसरा, बेग साहब जो हैं वो बने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, वो कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तो 2-2.5 साल उनको मिले, उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए, किस तरीके से जो डिलीवरी का, गवर्नेंस का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो हमारा एक बैकग्राउंड वैसा रहा सबका
तो उस वजह से फैमिली तो इन्वॉल्व हो ही जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कितना भी कहें फैमिली तो इन्वॉल्व हो जाती है। मुझे ऑफ़र किया गया, उसके बाद भी मुझे ऑफ़र किया गया, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे लगता था कि बिकॉज अभी बेग साहब हैं वहाँ पे, बेग साहब अभी उनका एक रोल है, हम उनके मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं, है ना। चलो एक अदद एमएलए बन भी जाए तो फिर कितना एक हो सकता है, बिकॉज एक स्ट्रेचर होता है, एक कुर्बानी होती है, एक स्ट्रगल होती है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट होता है, और जितना वो कर सकते हैं उतना मैं एमएलए बन के नहीं कर सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं थी दिलचस्पी, और मुनासिब भी मैंने नहीं समझा कि मुझे अभी आगे आना चाहिए, और मैंने वो बड़े हम्बल तरीके से उस चीज़ पे इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप चलिए मेरे साथ, इवन एज एमएलसी उन्होंने मुझे कहा था, महबूबा जी ने, लेकिन मैंने हम्बल तरीके से उस चीज़ को इनकार करके, और मुझे यही एक चीज़ का दुख रहा कि बेग साहब का जो वक्त है वो ज़ाया हो गया। नॉट एज ए वाइफ मैं ये सोचती थी, एज ए ऑर्डनरी कश्मीरी में सोचती थी कि वी नीड सच पीपल इन स्टेट, वी नीड सच पीपल इन असेंबली, जो जिनका एक स्ट्रेचर हो, जो डिलीवर कर पाए। तो अपना सफ़र मुझे फिर इसके पीछे भी एक अजीब सा है कि एट दैट टाइम आई वॉज इन पीडीपी, तो मुझे महबूबा जी ने बुला के कहा कि तुम डीडीसी लड़ो, ये 3 रिजर्व हो चुकी हैं, तीनों में से जो सेफ होगी वहाँ से लड़ना। तो मैंने उनसे कहा ये कैसे होगा, मैंने एमएलए नहीं माना। तो डीडीसी के बारे में उस टाइम कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं था कि कितना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है ये, तो पता भी नहीं था इसके बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो करना पड़ेगा। बट एनीवेज फिर जब मैं आई वापस, और फिर मैंने मशवरा किया बेग साहब ने भी, जब बेग साहब ने ओके किया, तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा सिलसिला चला इन दोनों के दरमियान की फिर बेग साहब ने लास्ट मोमेंट पे जो है पीडीपी छोड़ी उस टाइम, जब नीचे लोग कंपेन स्टार्ट हो गए थे। तो एक अजीब सिचुएशन होगी। फिर मैंने उनको बुला के कहा कि कोई कैंडिडेट दीजिए, मैं कंपेन करूंगी इंडिपेंडेंट। हमें वागुरा के आम लोग आ गए थे बेग साहब के पास कि नहीं, ऐसा ना आप इसको बारामूला से लड़ाएं या नारवा से लड़ाएं, ये वागुरा में इसने काम किया है। क्यों वानी साहब के इलेक्शन के दौरान मेरा इंटरेक्शन हुआ था वहाँ के लोगों से, तो हम चाहते हैं कि ये हमारी यहाँ से इलेक्शन लड़े। तो बेग साहब से उन्होंने कमिटमेंट ले लिया था उस पर। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने माना नहीं, कहा हम पार्टी वार्टी कुछ नहीं जानते, आपको इंडिपेंडेंट लड़ना है, हम आपके साथ हैं। बड़ी कोशिश की मैंने कि नहीं नहीं, मुनासिब नहीं है। बट फिर पीएजीटी की कैंडिडेट थी वहाँ से, बाकी लोग भी थे, बहुत सारे और फैक्टर्स भी वहाँ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और मैं खुश हूँ कि चलिए जो मैंडेट मुझे मिला, जितना मिला, छोटा मिला बड़ा मिला, लेकिन जो काम हमारे हैं पूरी कौंसल के, मैं अपनी अकेली का नहीं कहूँगी। और उसके बाद मैं सबसे पहले अपने साथियों को मुबारकबाद देती हूँ, सब मुख्तलिफ जमातों से थे, जैसे अपनी पार्टी के थे, हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थे, या बाकी जमातों के थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और खुले दिल से सपोर्ट किया। आपने देखा होगा कि आप जितने कौंसल्स यहाँ बनी 20 डिस्ट्रिक्ट थे, हर दूसरे दिन होता था जी नो कॉन्फिडेंस मोशन चेयरमैन के खिलाफ। बट हमारी वाहिद कौंसल है जिन्होंने कहा कि हम मिलजुल के काम करेंगे और हमें कामयाब होना चाहिए। मतलब ये इनकी मैच्योरिटी इतनी थी मेरे साथियों की कि वो चाहते थे कि हमें, क्योंकि ये फर्स्ट पॉलिटिकल आउटरीच था 370 खत्म होने के बाद, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो दिस वाज द ओनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ये इतनी मैच्योरिटी इनमें थी कि हम लोगों के मैंडेट को ज़ाया नहीं होने देंगे। कभी इंसान को इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के इन्होंने लोगों के फायदे के लिए सोचा कि द ओनली इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त लोगों को अवेलेबल है वो हम डीडीसीज हैं। अगर हम भी हर दूसरे दिन खबरों में रहेंगे तो हम काम क्या कर पाएंगे, क्योंकि फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, और ऑफिसर्स फिर सीरियसली नहीं लेते हैं जब आपस में इख्तलाफात हो। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने भी इनका कभी ये नहीं किया कि अनड्यू इंटरफेरेंस करूं इनके ब्लॉक्स में या इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। हमने मिलजुल के किया। आप यकीन करें हमारी कौंसल जो है, मैं तो कहती हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस हमारी कौंसल की रही पिछले 5 साल से, किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, पीएचई का हो, किसी भी सेक्टर में हो, वो आउटस्टैंडिंग रही। इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला था जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ सांबा आए थे। तो 20 डिस्ट्रिक्ट में से हमारे डिस्ट्रिक्ट को पंचायत में हाईएस्ट अवार्ड मिलना, तो ऐसे तो नहीं ना देगा कोई रिश्तेदारी में परफॉर्मेंस पे देगा। रीजन कि आप सेंटर के इतने ज्यादा क्लोज थे। नहीं, सेंटर देखिए, ये बहुत पहले 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो थे, यहाँ पर जब मुफ्ती साहब थे, बेग साहब थे, आज़ाद साहब थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसी से ही, दिस इज़ रियल डेमोक्रेसी, इसी से ही आम लोगों की जो है, आम लोग जो हैं प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं, और आम लोगों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होती है और डिसेंट्रलाइज होते हैं पावर। लेकिन तमाम एमएलए चाहे किसी भी जमात के क्यों ना हो, वो इस चीज़ को तैयार नहीं थे, बिकॉज उससे उनकी अपनी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।
नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अपने पावर्स दिए हैं और जो पंचायत के हैं या इसके म्यूनसिपैलिटी के हैं वो अपने पावर्स हैं। ये डिसेंट्रलाइज करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक के हाथ में मोनोपोली रहे कि भाई मेरे पास ही सारे पावर्स रहें। आज वो वक्त आ गया है कि जहां आम लोग जो हैं वो प्लान बनाते हैं ग्राम सभा करके। नहीं तो हमारे गरीब गांव से आना, फिर एमएलए के दरवाजे पे जनाब ड्रेन दे दो, टाइल पाथ दे दो, या छोटी छोटी चीजें, ये सब चीजें आज आपका सरपंच कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एमएलए का जो जुरिस्डिक्शन है वो है इसमें पॉलिसी मेकिंग में, हमारा उसमें रोल नहीं है। आपका असेंबली है, पॉलिसी मेकिंग है। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद पंचायतों से आएगा, और ये भी डीडीसी तक कन्फाइन नहीं है। इट हैज टू कम थ्रू ग्राम सभा। आम लोगों की ग्राम सभा होगी, लोग वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद आपकी पंचायत से आएगा, पंचायत से आपके बाद ब्लॉक पे आएगा, ब्लॉक लेवल जो काउंसिल है, उसके बाद आपके पास देखिए ना कितना इसकी स्क्रूटनी होगी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स में आपकी पूरी काउंसिल का रोल है, जिला हेड का रोल है। तो ये सिस्टम यहाँ नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि 370 के बाद अगर कोई चीज अच्छी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो ये किया है कि यहाँ पर आम लोगों को कोशिश किया है कि आम लोग जो हैं उनकी एम्पावरमेंट हो, और डिसेंट्रलाइज किया है पावर्स को। नो डाउट पॉलिटिशियंस को ये अच्छा नहीं लगता है। मैं भी कल अगर किसी दूसरी पोजीशन पे हूँ, हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब एक सिस्टम आता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग तैयार हो जाते हैं उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, और अपने अपने जुरिस्डिक्शन, अपने अपने हदूद में ही सब लोग मिल के जो है लोगों के लिए काम करना चाहेंगे। लास्ट ईयर एग्जैक्टली ड्यूरिंग हमारी एक लोकल गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट पावर में आ गई। उसके बाद जो ये टीडीसीज है, ये कुछ साइड लाइन लगे, क्योंकि एमएलए स्टार्टेड टेकिंग क्रेडिट्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच वर सैंक्शन्ड ड्यूरिंग योर टेन्योर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स क्योंकि यू वर एबल टू डू गुड ड्यूरिंग दिस डीडीसी। क्योंकि बारामूला मैंने ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखा जहाँ पे मैंने काम होते हुए देखा। आई सॉ जेजीएम स्कीम्स, रोड्स का काम होता जा रहा है, लेकिन वही जो प्रोजेक्ट थोड़े अधूरे रह गए थे। अब जब से असेंबली इलेक्शंस हुए तो टेन्योर्स अब जब एमएलएस का टेन्योर स्टार्ट हुआ तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के रिबन अब एमएलएस काटते हैं। आप लोगों को दुख होता है उस चीज से? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से। ये बड़े छोटे लेवल की बात है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हमारा बजट से पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने कहा भी था, पॉलिटिकल कन्वेंशंस होती है, लेकिन वो उन्होंने कहा था भाई चेयरपर्सन का अपना एक रोल है, एमएलए का अपना रोल है, इसलिए आप बाईपास डीडीसी इसको नहीं कर सकते हो जब तक काउंसिल है। जब काउंसिल नहीं रहेगी फिर आप करें जो आपको करना है। मैं आपको बताऊं अपने ब्लॉक की एग्जाम्पल, 160 करोड़ का काम मैंने करवाया है पिछले 4 साल में डिफरेंट सेक्टर्स में, 160। लेकिन सब एमएलए ऐसे, ऑनरेबल एमएलए ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। कुछ एमएलए जो हैं वो करते हैं। अच्छा ठीक है, आप कीजिए, लेकिन आप जब तक डीडीसी है आप उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरपर्सन जाती थी, मुझे जरूरत नहीं थी सरपंच को बुलाने की, वो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं था, लेकिन हम कहते नहीं यहाँ का लोकल सरपंच है उसको भी बुलाओ, बीडीसी अगर किसी दूसरी जमात का है उसको भी बुलाओ, डीडीसी अगर किसी, जाहिर सी बात है हर एक डिफरेंट पार्टीज के थे, किसी भी जमात के साथ चलाओ। ये मैं आपसे कह रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमने चाहे पीएमजीएसवाई में किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, चाहे नाबार्ड में हमारा बहुत काम हुआ है, ये जो काम आप देख रहे हैं ये सारे वही काम है जो अभी ग्राउंड पे हैं। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का पता चलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल अप्रैल में कि इन्होंने कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए, कौन से प्रोजेक्ट। क्योंकि सीएनटी जो है इस बारी इन्होंने किया, बाकी हमने किया। इसी तरह पाथ होल्स में इन्होंने दिया होगा, तो हमने आज 4 साल 5 साल हमने किया। इसी तरह जो सेंटर रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको आप छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट अपेक्स में अगर कुछ पैसा गया है वो इस वजह से ये कुछ काम रखवा पाए होंगे जो कि नेक्स्ट ईयर पता चलेगा, क्योंकि फुल फ्लेज्ड काउंसिल नहीं थी, हमारे बीडीसीज नहीं थे, सरपंचेस नहीं थे। जब फुल फ्लेज्ड काउंसिल होगी, जब आपके, क्योंकि इनको वोटिंग राइट से नहीं काउंसिल में, एमएलए इज मेंबर ऑफ काउंसिल बट दे डोंट हैव वोटिंग राइट, डीडीसीज को वोटिंग राइट है। तो कल जब फुल फ्लेज्ड काउंसिल दोबारा बनेगी तो उस वक्त एमएलए, ऑनरेबल एमएलए का अपना रोल रहेगा, उसमें म्युनिसिपैलिटी का प्रेसिडेंट आपका मेंबर भी होगा, उसका एक अपना रोल रहेगा। जो पूरी काउंसिल होगी, जब पंचायत से प्लान बन के आएगा 26-27 डिपार्टमेंट का, तो फिर किसी का क्या रोल रहता है। तो हमने जो काम किए हैं पिछले 4 साल में, मैं आपको बताती हूँ, चाहे डिफरेंट सेक्टर से, मैंने आपसे बताया कि जब मैं अपने सिर्फ ब्लॉक का कहती हूँ कि 160 करोड़ का हमने काम कराया, तो आप सोच सकते हैं कि इट्स एन ह्यूज अमाउंट, एंड दैट टू फॉर ए डीडीसी। ये कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं करवा सकता, इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया भी नहीं होगा किसी ने आज तक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेटली जो था बहुत सपोर्ट था तमाम काउंसिल्स को, सिर्फ बारामूला काउंसिल को ही नहीं था। आप देखिए मेजॉरिटी काउंसिल्स में तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग आए थे एज डीडीसी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया, उन्होंने इंडिविजुअल्स को एम्पावर नहीं किया। क्योंकि उसमें अगर ये देखते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखती कि भाई हम क्यों करें,
क्योंकि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज्यादा चेयरमैन है, या बाकी जमातों के जो जिनके साथ इनका नहीं है, तो फिर वो क्यों एम्पावर करते? मैं बताऊं आपको, इसमें थोड़े गट्स भी होने चाहिए। अब हमारी काउंसिल क्यों ज्यादा नजर आती थी कि ये सब, क्योंकि हमारी सारी काउंसिल बहुत वाइब्रेंट थी। हमें जब आउटरीच प्रोग्राम यहाँ हुआ, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर मिनिस्टर्स भेजे कि जाइए देखिए, जरा देखिए 73rd अमेंडमेंट से क्या फर्क पड़ा है, क्या लोगों को राहत मिली है, कौंसल्स कैसा काम कर रहे हैं। तो भूपेंद्र जी, हाँ, ही वॉज डीसी, इन्होंने मुझे डीसी साहब ने कहा कि सफीना जी आप ऐसा करें, आप एक ही चीज पे फोकस कीजिएगा, वो है नेशनल हाईवे। तो मैंने उनसे कहा कि नेशनल हाईवे, जब बेग साहब मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौर में उन्होंने साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर का कहा था, लेकिन जब बेग साहब फिर मिनिस्टर नहीं रहे तो नॉर्थ का हुआ ही नहीं। साउथ में तो आप देखिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। तो डू यू थिंक ये हो जाएगा? कहा आप सिर्फ ट्राई करते रहा, बार बार बोलना, इसको रिपीटेडली बोलना तमाम मिनिस्टर्स के सामने। तो जितने मिनिस्टर, स्पीकर साहब आए हमारे वहाँ गुलमर्ग में, मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, मैंने उनको वुलर के बारे में दी प्रेजेंटेशन, मैंने उनको नेशनल हाईवे के बारे में दी, मैंने आयुष के यहाँ मिनिस्टर आए तो हमने कहा हमें ये मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, आयुष मेडिकल कॉलेज। तो हम सब ने मिलके, साथियों ने मिलके इस पे काम किया। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रिपोर्ट की डिफरेंट मिनिस्टर्स की, मुझे बुलाया गया, फिर उन्होंने पूछा कि आप लिख के दीजिए, रिटर्न दीजिए, हमने दिया। और जब उस लेवल पे फिर एलजी साहब का सपोर्ट था, चीफ सेक्रेटरी ने इसको प्रॉपरली फॉलो किया, तो तब जाके ये चीज मुमकिन हुई। हमारे तो एफर्ट्स ही थे ना, करना तो उन्होंने ही था। अब मैं बताऊं, बारामूला काउंसिल के बारे में था जनाब, इनको बड़ा सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। 14th FC हमारा, जो 14th फाइनेंस कमीशन का हमारा पैसा था, हमारी काउंसिल बनने से पहले ही वो फ्रीज हो गया था। फिर आरडीडी के मिनिस्टर आए तो हमने यहाँ पर किया, सिंहपुरा में उनसे बात की, हमने उनको ऑन स्पॉट ही सब लोगों ने पकड़ लिया कि आप इसको अनफ्रीज कीजिए। हालांकि उन्होंने बड़े मजाया तौर पे कहा कि आप मुझसे बड़ी पॉलिटिशियन है, मुझे कहा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सुना है कि आप डिसीजन ऑन स्पॉट लेते हैं, तो आज ये करके दीजिए, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, इट्स यूटी, यूनियन टेरिटरी है। तो फिर कहा हमें ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हमने कमिटमेंट उनसे ले लिया। तो वो पैसा हमारे 3 साल हमारे जो रूरल एरियाज में वो पैसा खर्च हुआ। और उसके बाद हमने तमाम डिपार्टमेंट से इंजीनियर्स लाए ताकि पैसा, फिर उसके बाद उसका टाइम जो है वो खत्म हो रहा था, लेकिन बार बार हम उसकी एक्सटेंशन मांगते थे गवर्नमेंट से, एक्सटेंशन कर करके वो काम आपको आज नजर आता है। या हमारे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन, जैसे बहुत सारे में टेंडर हो चुका था, बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं या स्कूल्स हैं जिनकी फाउंडेशन मैंने 2 साल पहले रखा है, आज एमएलए वहां जाते हैं, मुझे नहीं बुरा लगता है, बिकॉज लोग जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है। सेम टाइम वो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नेंस नहीं थी, यहाँ गवर्नेंस का मॉडल एलजी चला रहा था, यहाँ काम नहीं हो रहे थे, अब अपनी सरकार बनी है तो अब काम हो जाएंगे, ये जो भी हम कर रहे हैं ये हम ही कर रहे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं कहूँ कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स इलेक्शन, बिकॉज पहले पार्लियामेंट इलेक्शन रहा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से काम रुक गए टेंडर होके, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हो गया तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमारे काम कुछ रुके। तो बाकी काम हुए या नहीं हुए वो तो लोग जो है बेस्ट जज हैं, लोगों को मालूम है। वो पुराना ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे नौजवानों को पता है कब किसने काम लाया, किसने कौन सी मेहनत की, और ढकी छुपी बात नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि अब लोकल गवर्नमेंट है, और उम्मीद करते हैं कि जो मैंडेट इनको मिला है उस मैंडेट की कदर करते हुए, और जो वादे इन्होंने लोगों से किए हैं, ये 4 साल में वो वादे पूरे करेंगे। हम इनको दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि इनमें जो है ये वो वादे पूरे कर सकें जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए हैं। उसमें भी ये एक चैलेंज रख रहे हैं ना सबके सामने के, हमारे बस अगर ये स्टेट होती तो हम ये करते वो करते, क्योंकि स्टेट में ज्यादातर होम डिपार्टमेंट है जो इनके हाथ से बाहर है, लेकिन बहाने तो बहुत सारे हैं। तो उसको कैसे देखते हैं आप एज अ पॉलिटिशियन? क्योंकि आप बेग साहब के फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं, आपने खुद बोला कि उससे मुझे लगा भी रोल मॉडल ही आपके पॉलिटिक्स में वही होंगे, तो कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं आपको बताऊं कि पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि एलजी, जाहिर सी बात है तब एलजी साहब थे तो एलजी साहब को ही चलाना था। तो अब नेचुरली एक हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब इनको चलाना है। हमारी जब काउंसिल बनी, आप किसी मेरे साथी से भी पूछ सकते हैं कि हमें 1-1.5 साल बड़ी सख्तियां आई, बिकॉज जो ऑफिसर्स थे काफी साल से इलेक्शंस नहीं हुए थे, हुकूमत नहीं थी, तो कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये कहाँ से अब आ गए, अब इनको जवाब देना है, इनसे पूछ के काम करना है। क्योंकि काफी अरसे से कोई हुकूमत नहीं रही, तो कुछ लोगों का माइंड सेट, सारे ऑफिसर्स नहीं, दे वर वेरी गुड, बहुत अच्छे ऑफिसर्स, हमें गाइड भी किया उन्होंने, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन,
हम क्यों जवाब दें? क्योंकि आप देखिए ना 2016 में जब हुकूमत गिरी, उसके बाद 2000 अब 24-25 में हुकूमत बनी, तो इतनी देर तक तो कुछ लोगों को आदत भी नहीं रही थी कि किसी को जाके जवाब देना है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अपने तरीके से काम करते थे। और जब ऑल ऑफ सडन पहले इनको ये शौक लगा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था 73rd अमेंडमेंट, और कि ये होना चाहिए, जो है पंचायतें पावरफुल होनी चाहिए, वो भी कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये अब हमें इनके पास जाना है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का माइंडसेट अभी भी होगा जो जिनको दिक्कत होती होगी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ काम करने में। लेकिन फिर किसको कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर? जावेद साहब बड़ा गुस्सा थे, अभी वीडियो भी आया था उनका, लोग उसे माफी मांग रहे थे, वो मेरा काम नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है, तहसीलदार को एलजी ट्रांसफर कर रहा है। मेरा अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, बहुत वो फॉरलान बड़ा वो महसूस कर रहे थे कि नहीं काम नहीं होगा, कोई सुनता ही नहीं, उस बारे में मैं नहीं कमेंट करूंगी। लेकिन बात यह है कि 1-1.5 साल हमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी कमजोरी लोगों को नहीं दिखाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं अगर अपनी कमजोरी बाहर पब्लिक में दिखाऊंगी, हु विल टेक मी सीरियसली, है ना? तो हमने बड़े टैक्टफुली फिर उसको डील किया और टैक्टफुली हमने काम किया। ये हमारे साथी जो थे बड़ा शोर वोर करते थे काउंसिल में, तो ऑफिसर्स को कुछ नरमी किसी जगह गर्मी, ऐसे कर करके हमने चलाया। लेकिन यह है कि अपने इंस्टीट्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया, ये एक हकीकत थी। ये बात हमने पहले ही उनको क्लियर कर दी कि वी आर इलेक्टेड, चलो जैसा मैंडेट है वैसा छोटा या बड़ा है, लोगों ने हमें भेजा है। जब तक यहाँ हुकूमत नहीं आती, हुकूमत आने के बाद भी हमारा रोल बहुत बड़ा रोल है। अब लोगों को पता चल रहा है कि जिला परिषद जो होता है ये कितना पावरफुल होता है। एग्जैक्टली। मेल डोमिनेंट गवर्नमेंट में ये लोग रो रहे एज अ फीमेल डीडीसी चेयरपर्सन, आपने झंडे गाड़ दिए, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, वैसे बहुत कम लोग आप जैसे होते हैं जो खुले जहन के होते हैं, जिन्हें औरतों का काम करना बड़ा पसंद आता है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। वाकई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम। लेकिन इसमें जेंडर वाली बात नहीं है, इसमें ऑनेस्टी, योर डेडिकेशन एंड योर पैशन मैटर्स। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, मतलब मेल्स के साथ बुरा हो रहा है, इस हिसाब से फिर फीमेल्स आगे जा रही है। फीमेल नजर आती है ना एक्चुअली। देखिए, इसीलिए तो 33% रिजर्वेशन क्यों मांगा? बिकॉज ये ऐसा प्रोफेशन है, दिस इज मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन। अब मैं अकेली होती हूँ, मैं कभी इनसे कहती भी हूँ, स्टेज पे बैठे होते हैं ना सारे मेल्स, तो मैं अकेली फीमेल होती हूँ, मैं कहती हूँ तालियां जोर से बजाना, इकलौती औरत है। सो नजर आती है ना औरत। अगर मेरे साथ 4-5 औरतें और भी होती तो फिर ये एक नॉर्मल लगता है। जैसे हमारे बाकी प्रोफेशन में बहुत सारी डॉक्टर्स हैं तो कोई ऐसा नहीं लगता, अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी बच्चियां हैं तो कुछ अजीब सा नहीं लगता है। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी तो बहुत कम औरतें हैं ना, गिनी चुनी औरतें हैं, तो इसलिए नजर आने लगती हैं। अब ये कोई भी चीज करें तो ये एकदम एक न्यूज बन जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। इल्जामात पे आते हैं। एक इल्ज़ाम आप पे यह है कि दैट सफीना बेग जी ने ज़्यादा फोकस वागूरा कॉन्स्टिट्यूंसी पे किया कंपेयर टू अदर जो अपर बेल्ट है या जो आपका कुंजर साइड है, फिर टंगमर्ग साइड हो गया, वहाँ पे थोड़ा कम फोकस किया आपने। कुंजर और टंगमर्ग की बात मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों डीडीसी जो थे वेरी एफिशिएंट डीडीसी, और उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ी वहाँ। मैंने इनसे कहा भी मैं हूँ आपके इलाके में, बट आई थिंक जो काम वो उन्होंने, इनफैक्ट उन्होंने कुछ काम मुझसे ज्यादा लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब रिकॉर्ड निकालूंगी, और मैं बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाली हूँ, ब्लॉक वाइज में बताने वाली हूँ किस ब्लॉक में कितना काम हुआ है, ऐसा मसला नहीं है। डीडीसीज को जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं वहां दी। देखिए, जैसे पटन का एरिया हमसे कट के आया था, बिल्कुल निगलेक्टेड एरिया था, बिल्कुल जैसे तिलगांव, वनीगांव, ये सारे जो एरियाज थे, यहाँ काम बहुत कम हुआ था। इसी तरह से कुछ नारवा बेल्ट में कुछ एरियाज थे जहां मेरी जरूरत भी नहीं थी, उनके अपने डीडीसीज थे। आप देखिए जितने काम इस वक्त उस एरिया में चल रहे हैं सब के सब मैंने करवाए। हालांकि वहाँ वाइस चेयरमैन हमारे साथ थे, बहुत अच्छे थे, बुजुर्ग थे, तो इसलिए मैं उनको ज्यादा तकलीफ नहीं देती थी। मैं खुद ही प्रोजेक्ट्स बनाती थी, खुद ही सारा कुछ करती थी, खुद जाके फॉलो अप भी करती थी सेक्रेटरेट में। नहीं तो उनका अपना डीडीसी था, अपना वाइस चेयरमैन थे, या सपोज यहाँ नीचे वाला संग्रामा का बेल्ट, ऑनरेबल एमएलए हैं यहाँ पर, बहुत सारे इनके प्रोग्राम्स मैंने करवाए हैं। हमारे एक चीज थी हमारी काउंसिल में कि हम ये नहीं कहते थे, हम पॉलिटिक्स नहीं करते थे कि भाई इसका काम ज्यादा हो गया, उसका काम ज्यादा हो गया। हम जब हमारे पूरी काउंसिल बैठा करती थी, जब हम फाइनलाइज करते थे, किसी जगह जो निगलेक्टेड एरिया था वहां थोड़ा ज्यादा हो जाता था। मैंने खुल के भी कहा था कि देखिए, जो एरियाज जो हैं जहां ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हमारी पॉलिटिक्स क्या है, वहां देखना चाहिए कि हमारी प्रेफरेंस वो होनी चाहिए। देखिए, उड़ी में मैं गई, उड़ी में मैंने कोशिश किया एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम करने की। ट्राइबल एरियाज में, जो ट्राइबल विलेजेस हैं, वहां मेरा फोकस रहा।
इसी तरह जो निगलेक्ट है आपका हैदर बेग रोड है, फर्स्ट टाइम 18 साल के बाद हुआ हैदर बेग रोड, ये सारा जो है। इसी तरह आपका पटन का उस अच्छा ये जो आपकी प्रयासपुरा की स्कीम है, 60 करोड़ है उस स्कीम पे खर्चा। अब मैं जानती हूँ कि मैंने किस तरीके से, फेम एसडीएम था, उनसे पूछिएगा कि उस स्कीम के पीछे में कितना पड़ी रही। उसमें सैरी जी ने भी मेरी हेल्प की बहुत ज्यादा, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने भी मेरी हेल्प की बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या पटन से इलेक्शन लड़ना था? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। भी एक रोड की बात छेड़ी, वो भी इनकम्प्लीट ही चंद्रसीरी तक, क्योंकि चंद्रसीरी के बहुत क्लोज रहे आप। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखे जहाँ पे आप चंद्रसीरी में थे, लेकिन चंद्रसीरी से आगे भी लोग रहते हैं। गोडारीपुरा है, मेरा गांव मोगलपुरा है, उसके आगे खईपुरा है। वो रोड पाई तक मील तक नहीं पहुंचा। अगर वो खईपुरा तक कम से कम वैसे ही डिविएट हो जाता, बीच में 300 मीटर गोडारीपुरा में ऐसे ही छोड़ दिए, कोई मैकडमाइजेशन उस पर नहीं हुआ। उसके बाद मैकडमाइजेशन हमारी नोटिस में जो आया हमने वो किया, जो हमारी नोटिस में आया। अब तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास वही है तो मुझे कोई आके बताए। दूसरी बात यह है कि हमारा तकरीबन 2 साल जो है कोड ऑफ कंडक्ट में ज़ाया हो गए कौंसल के। हम उस वजह से जो है टोटली हैंडीकैप्ड हो गए, बिकॉज हम कुछ कर नहीं सके। सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते थे जो ऑलरेडी जिन पे काम हो रहा था। अब मेरे फिर से मैं रिपीट करूंगी कि जो इस वक्त प्रेजेंट काम चल रहे हैं, वो सारे काम है जो काउंसिल ने अप्रूव किए, काउंसिल ने लाए। मैं एग्जांपल बताऊं, सरंस हमारा ब्रिज है, 2 साल मैंने वो कनेक्ट करता है अपर बेल्ट को गुलमर्ग के साथ। 2 साल के बाद मैंने 8 करोड़ का वो ब्रिज लाया, अभी भी पेंडिंग है वो, उस पर अभी काम नहीं हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। तो बात यह है कि अब जो काम हो रहे तो लोगों के, आई एम हैप्पी कि लोगों के, अब इसका कोई क्रेडिट ले या ना ले वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंसान का खुद ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। देखिए, झूठ बोलने से आप अगर 10 वोट आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आप अपने ज़मीर को क्या जवाब दोगे? अगर मेहनत किसी और की है, आप में ये इतनी ये होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, इतनी कैरेज होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए कि भाई ये उसकी मेहनत है, चलो मैं ये उसको क्रेडिट नहीं अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर हमारे ऑनरेबल एमएलए इस वक्त किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जाते हैं जो कि काउंसिल ने अप्रूव किए हैं, तो लोगों को मालूम है कि किसका एफर्ट्स इसके पीछे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, उससे वो खुद को डिस्क्रेडिट करते हैं, उसको खुद को डिस्क्रेडिट करते हैं। उनको डेफिनेटली उनके पास टाइम है, उनकी अपनी हुकूमत है, ऐसे नहीं, उनके रिसोर्सेज भी हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके का एक इम्प्रेशन दे दिया गया है गवर्नमेंट के बारे में कि जनाब ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। रिसोर्सेज, एक प्रॉपर बजट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर स्टेट के लिए एक बजट भेजती है, जम्मू कश्मीर के लिए भी एक बजट है, उसी बजट के अंदर, उसी के अंदर इन्होंने परफॉर्म करना है। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने कुछ ऐसे वादे किए हैं जो कि पॉसिबल नहीं थे, वो गलत था। बिकॉज अगर उन्होंने वोट हासिल किए ऐसे वादे करके जो मुनासिब नहीं थे, उसी पे तो बना 370, आर्टिकल 370, 35A, फिर PSA रिपील, UAPA, उसी पे तो इलेक्शन हुआ यहाँ पे, उसी पे जीत भी गई है एक पार्टी यहाँ पे। बट मैं जिस तरह पॉलिटिशियंस का काम है ये करना, सारे कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा होता है जो आपको सच्ची बात कहते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी ये बात सुनने से बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है दे आर ट्रेन लॉयर्स, वो वाले नहीं, ये वाले लॉयर्स। इनको झूठ बोलना लगता है कि हमने कुछ जीत लिया, वी हैव अर्न समथिंग, लेकिन मुझे दुख है आम लोगों से कि उनको ये नहीं पता चला आज तक, उनको कि ये पता नहीं। और आप पढ़ा लिखा नौजवान है, फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, टेक्नोलॉजी का जमाना है, उन्होंने कैसे इन चीजों पे यकीन कर लिया? उन्होंने कैसे यकीन कर लिया? टेल मी, उन्होंने कैसे यकीन कर लिया? लोगों ने कैसे? जब तक वोटर खुद नहीं बदलेगा ना, आपने जहन अपना नहीं बदलेगा। और उनको अल्लाह ताला ने ये दिमाग किस लिए दिया है? इसलिए दिया है कि आपको पता चले भाई क्या सही है। इसी सारे इन्वेंशन तो इस दिमाग की है, ये जो टेक्नोलॉजी ये भी तो इसी दिमाग का है, सारा कुछ, सारी साइंस वाइंस सब तो इस दिमाग का है। आपको इतना भी नहीं पता चलता आपके जो आप करने जा रहे हैं इसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? ये कॉमन सेंस की बात है। जहां तक हमारे इलेक्शन की बात है, मैं बताऊं, आपने बात उठाई, बेग साहब नहीं इंटरेस्टेड थे, बिकॉज उनको पता था कि यूनियन टेरिटरीज में कुछ मुश्किलात जो हैं होंगी, और झूठ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मैं, और उन्होंने एक बेंचमार्क रखा था, जो काम वो कर चुके 2-2.5 साल में, एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया था। तो उस बेंचमार्क से नीचे आना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हुए और ना जाने क्या ऐसा हुआ कि 15 दिन, सोचिए, एक मुझे लगता है, आई एम सॉरी टू से, 15 दिन में आके, ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला डिलिमिटेशन के बाद, सबसे ज्यादा वोट है यहाँ पे, 165 विलेजेस है यहाँ पे। 15 दिन में इंसान 15 गाँव में नहीं घूम सकता, 165 में क्या घूमेगा? और उसके बाद फिर इतने कैंडिडेट्स उठ गए, मैं तो हैरान हूँ। अगर बेग साहब के बारे में कहा गया जनाब इसको जनाब बीजेपी ने उठा के भेजा, तो फिर बीजेपी बाकी चीजें भी प्लान करती ना। बाकी जो इतने सारे कैंडिडेट जिन्होंने 42,000 वोट लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20,000 वोट लिया,
42,000 किन्होंने लिया? जो ऑपोजिशन में थे। सच तो यही है ना, फिर कितना चलता? तो वो एक हो गया। मैं उसके लिए बहुत अफसोस है मुझे, बिकॉज एक आदमी जो है इंटरेस्टेड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मीर साहब की बात करूंगी, ही इज अ पॉलिटिशियन। वो रात दिन लोगों में रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनको पता है या हारना है या जीतना है। बेग साहब एक मुख्तलिफ तबीयत के इंसान हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, रहे, उनकी एक स्ट्रगल रही पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिशियन से ज्यादा ही इज अ प्रोफेशनल। तो वो एक अलग किस्म का उनका है। तो उस बंदे को लाना और खड़ा करना और एक्सपेक्ट करना, फिर मैंने ये सोचा शायद बारामूला के लोगों को याद रहेगा कि मुजफ्फर बेग की क्या कंट्रीब्यूशन है, मगर मुझे तो था भी नहीं उस चीज का ये मुझे मतलब एक इशारा भी नहीं मिल पाया कि ग्राउंड पे हालात क्या हैं, किस किस्म के, क्योंकि मजहबी इलेक्शन बन गया। ये तो डेवलपमेंट का इलेक्शन नहीं रहा ना ये 370 का इलेक्शन रहा, ये 370 से भी ऊपर चला गया ये इलेक्शन। इसको एक रिलीजियस दे दिया। जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने खड़ा हो गया वो बीजेपी। इट वॉज नॉट अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वॉज अबाउट ये पार्टी है, एक ही पार्टी है जिसको जितवाना है, ताकि बीजेपी या बीजेपी के साथ जाने वाले लोगों को रोकना है। बिकॉज अगर बीजेपी आएगी यहाँ पर, मस्जिदें तो बनस्बिल्ला शहीद हो जाएंगी, हमारी जियारतें तो बनस्बिल्ला ये हो जाएगा। और जो प्रोपेगेंडा होता है जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं उनको बीजेपी की तरफ जो हेटरेट है, वो सारा कुछ सेल हुआ, वो सारा कुछ जो है लोगों के सामने रखा गया। तो जाहिर सी बात, लोग उन्हीं जज्बात में आ गए और उसी में उनके पास ऑप्शन है। मैं रिसेंटली, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है, मैंने खुद स्टोर किया, मैंने शिवपुरा में एक बिल्डिंग देखी हायर सेकेंडरी की, आपने इनॉग्रेट जी जी किया, नाम है उसको चस्पा देखा उस बोर्ड पे। बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, उस पे मैं आपकी तारीफ, आपको क्रेडिट जाता है। लेकिन साथ ही में उस बिल्डिंग रोड का एक छोटा सा ब्रिज होना चाहिए, वो रखा था मैंने प्रपोजल में, बिल्कुल मैंने रखा था। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास लेटर्स हैं, मैं आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे। जब लास्ट टाइम मैंने कहा ना फ्री इलेक्शन का हो गया, जब मैंने विजिट किया, आते ही मैंने इनको ये प्रपोजल भेजा कि वो ब्रिज वगैरह जो है उसका हम करेंगे। मैंने एक्सन भेजा, एससी भेजा, तमाम ऑफिसर्स वहां भेजे थे। फिर उसके बाद ये हो गया ना, सारा डिस्टर्ब हो गया। उसके साथ कनेक्टेड है, उनके पास बेचारों के पास रोड ही नहीं है। और क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि आपकी जो बच्चियां हैं वो चाहती है कि आप पीडीपी की तरफ जाए, तो क्या इरादा है आप, क्योंकि आपका टेन्योर एंड होने जा रहा है, कहाँ की तरफ जा रहे हैं आप, थोड़ा सा अगर आप बता दें, सो दैट। देखिए, अभी तो मैं अपना माइंड तो नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ पॉलिटिकली, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब ये बेग साहब का जो एपिसोड हुआ ना, कि कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नो बडी हैज टेकन सीरियसली। फर्क ही क्या पड़ता है, अल्टीमेटली उनका बेटा ही एमएलए बन गए जावेद साहब। पर किस्मती होगी, दूरी होगी, एक गलत फहमियों का शिकार हो गए। तो गलत फहमियाँ ऐसी होगी कि फिर एक्सट्रीम रास्ते भी चले गए, अलग अलग रास्ते लिए सबने। अदरवाइज मैं ये, मेरे लिए मेरा ज़मीर मुझे कभी इजाज़त नहीं देगा कि मैं जावेद साहब की कंट्रीब्यूशन को जो है ना मानूं, जो उन्होंने बेग साहब के साथ रह के किया एज ए पोलिटिकल वर्कर, नॉट एज हिज नेफ्यू। तो एनीवे सब कुछ बिखर गया, तो पीडीपी भी बिखर गई। और पीडीपी जो है, पीडीपी बनाई मुजफ्फर बेग ने, उनके वोट से हुआ, उन्होंने ही रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने बेसिक डिक्लेरेशन उसका दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हमारी बच्चियां जो है उसी माहौल में पली बड़ी, मतलब महबूबा जी की गोद में बैठना, मुफ्ती साहब को बड़े नानू कहना, सो दैट वो दैट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, वो एक पर्सनल एसोसिएशन और एक लगाव समझ सकते हैं आप। तो वो एक लगाव सा था, तो उस फैमिली के साथ है भी लगाव, अभी भी एक पर्सनल रिलेशंस उनके साथ हमारी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल फैसला होगा, जाहिर सी बात है, वो मैं कई चीज़ें मद्देनजर रख के ही करूँगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।